हेलो फ्रेंड्स, एवं पुनः मैं अपने चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांजिएंट एनालिसिस की बात की हुई थी और ट्रांजिएंट एनालिसिस में हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ एलसीआर सर्किट पढ़ रहे थे। डिस्चार्जिंग ऑफ एलसीआर सर्किट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? डिस्चार्जिंग ऑफ एलसीआर सर्किट में हम लोगों ने सर्किट देखा, सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद एक हमको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था और उस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। ठीक, मैंने बताया था कि इस सॉल्यूशन के बाद हमारे पास 3 केसेस होंगे, उसमें कुछ टर्म्स आए हुए थे। मैं आपको दिखा दूं कि फाइनल इक्वेशन हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन मिला हुआ था क्यूटी का और आईटी का। क्यूटी जहाँ पे क्या है, ट्रांजिएंट चार्ज है, और आईटी क्या है, ट्रांजिएंट करंट है। ठीक, ये 2 इक्वेशन हमको मिले हुए थे। इन्हीं 2 इक्वेशंस को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना था। तो हम लोगों का ये सेकेंड लेक्चर है, यहाँ पे हम लोग इसी 2 इक्वेशंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया था के और पी की कुछ वैल्यूज लिया हुआ था, इन्हीं वैल्यूज को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। और सबसे खास बात, यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन होगी वो इस इनिशियल कंडीशन लेंगे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं इनको, A1 A2, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद हम लोग 3 केसेस 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो चूँकि तीनों केसेस एक लेक्चर में डिस्कस करना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहला केस डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग हैवीली डैम्प्ड केस या हैवीली डैम्प्ड सर्किट बोलते हैं। ठीक, अगले लेक्चर में क्रिटिकली डैम्प्ड केस या क्रिटिकली डैम्प्ड सर्किट के बारे में बात करेंगे और उसके अगले में ऑसिलेटरी या अंडर डैम्प्ड सर्किट की बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, फिर हम यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज थी जिसको मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि हमने माना हुआ था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, ये एज्यूम किया हुआ था पीछे जा करके। आप लोग अगर पहला वीडियो लेक्चर मेरा नहीं देखे आप लोग डिस्चार्जिंग ऑफ एलसीआर सर्किट का, उसको जरूर देख लीजिएगा। पहले के बाद दूसरा देखेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएगी कहाँ से क्या आ रहा है। ठीक, इसके बाद मैंने बताया हुआ था कि इसमें इनिशियल कंडीशन क्या होगी। तो देखिए, चूँकि हम डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हैं, तो डिस्चार्जिंग पढ़ने का मतलब क्या है, कैपेसिटर पहले से हमारा फुल्ली चार्ज रहा होगा और वही कैपेसिटर बैटरी की तरह बिहेव कर रहा था। तो अब देखिए, जब हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो मैं मान लेता हूँ इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या होगी। जो पहली कंडीशन होगी वो होगी एट टी इज इक्वल टू 0 क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक, जहाँ क्यू नॉट सी वी के बराबर था, आप लोग जानते हैं क्यू नॉट सी वी के बराबर लिया हुआ था मैंने पीछे। इसके बाद जो दूसरी इनिशियल कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, एट टी इज इक्वल टू 0 आई टी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये क्यों आ रही है, जब हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा तो उस समय जो सर्किट होगी वो स्टेडी स्टेट में होगी, यानी कि उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। ठीक, अब जब डिस्चार्ज होना शुरू होगा, तो जस्ट जब डिस्चार्ज होना शुरू होने ही वाला है, मतलब ये डिस्चार्जिंग शुरू नहीं हुई है, उस समय की बात कर रहा हूँ टी इक्वल टू 0 पर, तो उस केस में क्या होगा, आई टी की वैल्यू हमारी 0 होगी। ठीक, ये 2 इनिशियल कंडीशंस हैं। अब इन्हीं 2 इनिशियल कंडीशंस को ऊपर वाले 2 इक्वेशंस में हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए, जैसे आप ऊपर वाले इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो पहला समीकरण है या पहला इक्वेशन है, उस पहले इक्वेशन में पहले कंडीशन को अप्लाई करूंगा और दूसरे इक्वेशन में दूसरे कंडीशन को। ठीक, अब जब दोनों को अप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए आप लोग ध्यान से। यहाँ पे क्यू टी की वैल्यू क्यू नॉट के बराबर रखेंगे और टी की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 के बराबर। क्या आएगा हमारे पास पहले इक्वेशन से, क्यू नॉट इज इक्वल टू A1 e टू द पावर माइनस के प्लस पे इंटू टी है, टी की वैल्यू 0 करेंगे। जैसे ही 0 करेंगे तो ये ऊपर पावर पूरा 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 होगा तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। इसको एज इट इज लिखता हूँ, प्लस इसी तरह से A2 आएगा और इसमें क्या आ जाएगा, माइनस के माइनस p इंटू टी, फिर से 0 होगा। जैसे ही 0 करेंगे ऊपर वाली पावर 0 और e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, फिर से ये जाएगा इतना। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर A। ठीक, सिमिलरली दूसरी कंडीशन में इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन में। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई टी की वैल्यू क्या होगी, 0। कब, जब हमारा टी क्या हो रहा है, 0 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या है, माइनस आप A1 एज इट इज आएगा, अंडर ब्रैकेट माइनस के प्लस पी ई टू द पावर 0 हो जाएगा, माइनस आप A2 माइनस के माइनस पी ई टू द पावर 0। ठीक, अगेन e टू द पावर 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा,
यहाँ पे माइनस A1 है, माइनस A2 है, यहाँ माइनस K है दोनों में। ठीक, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, कुछ आ जाएगा क्या, 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A1 प्लस A2, इसमें माइनस K कॉमन कर लेता हूँ मैं। ठीक, सिमिलरली माइनस करूँगा A1 माइनस A2, और यहाँ पे मैं क्या कॉमन कर लूँगा, P। ठीक, करके मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एक बार। A1 प्लस A2 माइनस क्या आएगा यहाँ पे, और माइनस A1 माइनस A2 यहाँ पे आ रहा है, माइनस A1 प्लस P है इसमें, तो माइनस A1 टाइम्स ऑफ P ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, माइनस A2 माइनस P है, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A2 टाइम्स ऑफ P। ठीक, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस A2P आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास A1 प्लस, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इक्वेशन नंबर B। हमारे पास A1 प्लस A2 की वैल्यू मिली हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ पे A1 प्लस A2 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। जैसे ही मैं A1 प्लस A2 की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q0। एक चीज़ ध्यान दीजिए, माइनस के और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो मैं माइनस में लिख के प्लस लिख देता हूँ, और इसकी वैल्यू Q0 हो गई, ये हो जाएगा K के बराबर, प्लस K Q0 हो जाएगा, माइनस A1 माइनस A2 टाइम्स ऑफ P हो जाएगा। ठीक, अब इस क्वांटिटी को मैं लेके चला जाता हूँ इस साइड, 0 के इक्वल में जो है, तो इधर मैं लेके चला जाऊँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो हमारे पास आ रहा है A1 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 टाइम्स ऑफ P इज इक्वल टू Q0 ऑफ K, Q0 इंटू K। अब यहाँ से आपका आ जाएगा A1 माइनस A2, ठीक, इज इक्वल टू K Q0 अपॉन P। अब देखिए इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर C। 3 इक्वेशन हो गए हमारे पास। अब हम लोग को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन A है, एक इक्वेशन C है। ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो हमको A1 की वैल्यू मिल जाएगी, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो A2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं वैल्यूज फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं क्या लिख दूँगा, इक्वेशंस A प्लस P, A प्लस C, सॉरी A प्लस C मैं करने जा रहा हूँ। A प्लस C करूँगा तो क्या आ जाएगा, A1 ऐड हो जाएंगे और A2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2A1 इज इक्वल टू K Q0 अपॉन P प्लस Q0। ठीक, या यहाँ से आ जाएगा हमारा 2A1 इज इक्वल टू Q0 में कॉमन कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा K प्लस P अपॉन P, और यहाँ से A1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी Q0 K प्लस P अपॉन 2P। ठीक, ये हमको मिलेगी किसकी वैल्यू, A1 की वैल्यू। सिमिलरली अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, जैसे मैंने अभी ऐड किया हुआ था, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, या सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, किसी को सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग A में से C को, तो क्या आएगा, A1 कट जाएगा, और इधर आएगा हमारा माइनस ऑफ 2A2 K Q0 अपॉन P माइनस ऑफ Q0। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों का, K Q0 माइनस P Q0 अपॉन P, या माइनस साइन को भी इधर कर देता हूँ मैं, तो A2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा Q0 कॉमन कर लेता हूँ, P माइनस K अपॉन 2P। या ऐसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल टू Q0 अपॉन 2P माइनस K प्लस P, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, माइनस K प्लस P। ठीक, तो हमको A1 और A2 की वैल्यूज मिल गई। ये हमारे पास हो गया A2 की वैल्यू, और ये हमको क्या मिल गया, A1 की वैल्यू। ठीक, तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं A1 और A2 की। ये दोनों वैल्यूज उठा करके मैं अगर इसमें पुट कर दूं दोनों इक्वेशंस में, फर्स्ट और सेकंड में, तो हमको क्या मिल जाएगा, ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू और ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू। तो मैं अब ये वैल्यूज इसमें पुट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। A1 की वैल्यू Q0 K प्लस P अपॉन 2P है, और Q0 अपॉन 2P माइनस K प्लस P है। ठीक, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए हमारे पास QT की वैल्यू क्या आ जाएगी,
क्यू टी इज इक्वल टू क्यू नॉट अपान 2p के प्लस पी ई टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी, प्लस जब A2 करेंगे तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू नॉट अपान 2p माइनस के प्लस पी, ये A2 की वैल्यू थी हमारे पास ई टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी। ठीक, ये हमको क्यू टी की वैल्यू मिल गई। अब देखिए ध्यान से, ये ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू है। ठीक, अब इस ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, पहले तो हम लोग क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ बना सकते हैं, क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ। ठीक, अब क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा ट्रांजिएंट चार्ज है, इसको मैं इस वाले पूरे पार्ट को, जो पहला पार्ट है हमारा, इसको मैं मान लेता हूँ Q1 और इस वाले पूरे पार्ट को मैं मान लेता हूँ Q2। ठीक, अब देखिएगा मैं Q1 का ग्राफ अलग बनाऊंगा, Q2 का ग्राफ अलग बनाऊंगा, फिर दोनों का सम एक में बना देंगे। ठीक, इसको बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए पहले तो मैं एक्सिस बना लेता हूँ ताकि आप लोग चीज़ें क्लियर होती रहें। यहाँ पे देखिए Q1 जो है क्वांटिटी, यहाँ पे इस समय मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे QT ले रहा हूँ ट्रांजिएंट चार्ज, इधर मैं टाइम एक्सिस ले रखा हूँ टाइम। ठीक, अब देखिए Q1 क्या है, Q1 में जो क्वांटिटी आई वो क्यू नॉट अपान 2p के प्लस पी आया हुआ है, और मैंने हैवली डैम्प्ड केस के लिए माना क्या हुआ है, केस 1 था, केस फर्स्ट जो मैंने बताया था क्या है, हैवली डैम्प्ड केस। ठीक, इसमें हम लोगों ने एज्यूम क्या किया हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग से हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है कि जो के स्क्वायर है वो ग्रेटर देन क्या है, ओमेगा स्क्वायर। मैंने बताया था कि 3 केसेस बनेंगे, फर्स्ट केस ये होगा, सेकेंड केस जो होगा हमारा वो होगा के स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं लेते हैं जनरली, और जो थर्ड होगा हमारा वो केस होगा के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अभी फिलहाल हम लोग डिस्कशन किसके लिए कर रहे हैं, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको 2 केसेस को हटा देता हूँ, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। के की वैल्यू क्या थी, के की जो वैल्यू थी वो थी r/2l, तो r/2l का स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा की स्क्वायर की जो वैल्यू थी 1/LC के बराबर थी। ठीक, पीछे अगर क्या आप फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं, जो वैल्यूज मैंने लिखी हुई है ये एज्यूम किया हुआ था मैंने। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, r²/4l² जो होगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/LC, एक L से एक L कट जाएगा, यहाँ पे r² इज ग्रेटर देन 4l/c, या r इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, √4l/c। इस केस के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर हम लोग लेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ के प्लस पी है। ठीक, और के को मैंने ग्रेटर लिया हुआ है, यानी कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, Q1। ठीक, Q2 के केस में क्या होगा, के को मैंने ग्रेटर लिया हुआ है और यहाँ पे के नेगेटिव है। अगर के नेगेटिव हो तो इसका मतलब क्या है कि ये होल टोटल क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, पहले से मैंने ग्रेटर मान रखा है। ठीक, अब जब ये होल टोटल क्वांटिटी नेगेटिव आएगी तो पहला चीज़ तो ये कन्फर्म हो गया, जो Q1 का ग्राफ होगा ये ऊपर से स्टार्ट होगा कहीं से, यहाँ से। ठीक, और जो Q2 का ग्राफ होगा वो नीचे से कहीं से स्टार्ट होगा। वैल्यूज कितनी कितनी होंगी, तो देखिए Q1 की जो फर्स्ट वैल्यू आएगी, यानी इनिशियल वैल्यू जो होगी वो होगी Q0/2p के प्लस पी के बराबर। यहाँ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, Q0/2p माइनस के प्लस पी के बराबर। ठीक, ये वैल्यूज होगी हमारी, यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़, जब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइनस के प्लस पी है पावर में। ठीक, या और यहाँ पे क्या है, पावर में e टू द पावर माइनस के माइनस पी है। ठीक, ये क्वांटिटी लेस नेगेटिव होगी किससे, इस क्वांटिटी से। ठीक, लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इसका रेट ऑफ डिक्रीज जो होगा कम होगा और इसका रेट ऑफ डिक्रीज ज़्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्राफ आएगा हमारा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ तो आएगा ही आएगा। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करते हुए इसमें जो रेट ऑफ डिक्रीज होगा वो थोड़ा कम होगा, इसमें रेट ऑफ डिक्रीज क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो मैं इन दोनों को प्लॉट करता हूँ पहले।
ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करता हुआ। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं मैं बना रहा हूँ, कुछ ऐसा ही है। ठीक, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करता हुआ है। इसका रेट ऑफ डिक्रीमेंट ज़्यादा है सेकेंड फंक्शन का। ये ग्राफ किसके लिए हो गया? ये ग्राफ हो गया Q2 का। ठीक, जो मैंने यहाँ पे जूम कर रखा है। इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? इसका रेट ऑफ डिक्रीज थोड़ा फास्ट होगा। ठीक, ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, मतलब इसका रेट ऑफ डिक्रीज थोड़ा कम है, इसका रेट ऑफ डिक्रीज फास्ट होगा। ठीक, ये भी 0 की तरफ टेंड करेगा, ये भी 0 की तरफ टेंड करेगा। आप लोग टी की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो ये 0 की तरफ टेंड करेंगे, ये देख रहे हैं आप लोग। अब इन दोनों ग्राफ का सम कितना आएगा? ठीक, सबसे खास बात एक चीज़ और देख लेते हैं यहीं पे, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हम t की वैल्यू 0 एज्यूम करेंगे तो उस केस में QT की वैल्यू कितनी होगी, ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए, जैसे हम लोग पुट करेंगे t इज इक्वल टू 0, तो ये वाली जो क्वांटिटी है हमारी, ये पूरी 1 हो जाएगी, इधर ये वाली क्वांटिटी 1 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद Q0/2p प्लस के है यहाँ पे, सॉरी इंटू के, Q0/2p इंटू के प्लस में है, Q0/2p माइनस के इंटू में है। ये दोनों क्वांटिटी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक, अब ऐड क्या होंगी? यहाँ पे Q0/2p इंटू पी है, Q0/2p इंटू पी है, ये दोनों क्वांटिटी आपस में ऐड हो जाएंगी। तो आ क्या जाएगा हमारे पास? ये जो क्वांटिटी आएगी वो आ जाएगी, मैं ऐड कर लेता हूँ, Q0p/2p प्लस Q0p/2p। ये क्या हो जाएगा? 2Q0p/2p। ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या? Q0 के बराबर। यानी कि एट t बराबर 0, जब मैं टाइम t बराबर 0 ले रहा हूँ तो उस केस में QT की वैल्यू कितनी आ रही है? Q0 के बराबर। तो ये हमारा जो ग्राफ स्टार्ट होगा, यानी कि इन दोनों फंक्शंस का सम का जो ग्राफ होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? Q0 से। तो यहाँ पे कहीं कोई हमारी वैल्यू क्या रही होगी? मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं कोई हमारी वैल्यू Q0 थी। ठीक, तो हमारा जो सम होगा दोनों का ग्राफ का वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये आएगा कैसे? इसको मैं वाइट पेन से ही बना देता हूँ। यहाँ से रेट ऑफ डिक्रीज होगा और ये इसी ग्राफ के साथ डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा। ठीक, यानी कि ये ग्राफ क्या है? ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, बट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? Q0 से। ठीक, तो ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा? QT का एग्जैक्ट ग्राफ ये है जो मैंने वाइट से बनाया है, जो Q1 प्लस Q2 के बराबर है। ठीक, जो ग्राफ मैंने वाइट लाइन से ड्रा किया हुआ है यही एग्जैक्ट ग्राफ है किसका? QT का। ये दोनों ग्राफ्स इसके हैं। ये Q2 का मैंने बना रखा है, Q2 का मतलब एक Q2 फंक्शन लिखा हुआ है, इसका पूरा ग्राफ है। और यहाँ पे मैंने Q1 लिख रखा है, सॉरी ये Q1 का है, उल्टा लिख दिया मैं, ये Q1 का है और ये किसका है? Q2 का है। ठीक, तो Q2 फंक्शन यहाँ पे है, Q1 फंक्शन यहाँ पे है, मैंने उल्टा रख दिया था। ये पॉजिटिव वाला फंक्शन पॉजिटिव ऊपर से आ रहा है, नेगेटिव वाला फंक्शन नीचे से आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? QT वर्सेस T ग्राफ। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को कन्फ्यूजन होनी चाहिए थी। इसमें यही पूछा जाता है जनरली कि इसका पूरा एनालिसिस कीजिए, ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू दिखाइए और टाइम के साथ ट्रांजिएंट चार्ज कैसे वेरी करता है उसका वेरिएशन शो कीजिए। तो आप लोगों को वेरिएशन में यही शो करना है। ठीक, ये ग्राफ बना के आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप लोग आ गए। अब देखिए, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। QT का इक्वेशन हमारे पास है, इसी QT के इक्वेशन से फिर से आगे बढ़ेंगे तो हमको IT का इक्वेशन मिलेगा। ठीक, तो देखिए मैं जनरली इसी इक्वेशन को लेकर के आगे बढ़ जाऊंगा। तो देखता हूँ, हमारे पास जो QT की वैल्यू है कितनी है? Q0/2p k प्लस p e टू द पावर माइनस k प्लस p इंटू टी प्लस Q0/2p माइनस k प्लस p e टू द पावर माइनस k माइनस p इंटू टी। ये हमारे पास QT की वैल्यू है। ठीक, अब यहीं से हम लोग बढ़ेंगे IT के लिए। तो मैंने पीछे लिखा हुआ था, एक चीज़ और है, पीछे मैंने IT की वैल्यू फाइंड आउट की थी डायरेक्ट लिया, तो आप लोग वहीं पे A1 A2 की वैल्यूज पुट कर दीजिए, वहाँ से भी आ जाएगा। देखिए मैंने निकाल रखा है, बता देता हूँ। ये जो दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, A1 A2 की वैल्यू डायरेक्टली आप लोग पुट कर दीजिए तो भी आपको IT मिल जाएगा। अगर नहीं तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इसमें A1 A2 की वैल्यूज पुट करके डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो भी आ जाएगा। दोनों ही केसेस हैं। तो मैं अब डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, आएगा यही इक्वेशन, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो मैं A1 A2 की वैल्यूज पुट करूँगा तो जो इक्वेशन आएगा वही इक्वेशन यहाँ से भी आएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी। तो मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है समझाने के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा?
जो आई टी होगा वो होगा माइनस ऑफ डी क्यू टी बाई डी टी के बराबर, दैट इज माइनस ऑफ डी डी टी ऑफ क्यू टी। ठीक, अब देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, माइनस साइन रहेगा ही बाहर, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, क्यू नॉट अपान टू पी बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज लिख लीजिए, क्यू नॉट अपान टू पी के प्लस पी, ई टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एक क्वांटिटी आ जाएगी माइनस के प्लस पी इंटू, सॉरी ठीक है, इंटू ये आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा ई टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी। ठीक, सिमिलरली जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू नॉट अपान टू पी माइनस के प्लस पी एज इट इज रहेगा, जो ऊपर वाला फंक्शन है वो साथ में आएगा, माइनस के माइनस पी, सॉरी माइनस के माइनस पी ई टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी, ये पूरा फंक्शन आएगा। ठीक, यहाँ पे इसको बंद कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्यू नॉट अपॉन टू पी को मैं बाहर निकाल रहा हूँ पहली चीज़, और माइनस साइन को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा हमारा आई टी की वैल्यू। अब मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, क्यू नॉट अपॉन टू पी बाहर निकाला और माइनस साइन को अंदर लेके जा रहा हूँ। तो मैं जब माइनस साइन को अंदर लेके जाऊँगा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस के प्लस पी था, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमको मिल जाएगा के प्लस पी और के माइनस पी। ठीक, ये जो माइनस साइन था इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ई टू द पावर वाला फंक्शन को एज इट इज रखता हूँ, माइनस के प्लस पी इंटू टी प्लस, फिर से यहाँ देखिए यहाँ माइनस के माइनस पी था, यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे और इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और जो माइनस निकला था वही प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में क्या बच जाएगा आपका, माइनस के प्लस पी के प्लस पी ई टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी। ठीक, ये फंक्शन मिल गया हमको। अब देखिए के प्लस पी के माइनस पी, के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, माइनस के प्लस पी है, मैं इस क्वांटिटी को माइनस करने जा रहा हूँ फिर से, और यहाँ पे क्या करूँगा पी माइनस के, ताकि दोनों एक जैसे हो जाए। माइनस के प्लस पी जो लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे देखिए के माइनस पी है, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, माइनस पी हो जाए अभी। ठीक, तो मैं करने क्या जा रहा हूँ इसको, यहाँ मैं लिखूँगा माइनस, यहाँ से लेके चल रहा हूँ, इसको क्या कर दूँगा के प्लस पी एज इट इज रख रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ के माइनस पी। ध्यान से देखिए, प्लस कर दिया इसको माइनस कर दिया, ई टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी। ठीक, अब देखिए के प्लस पी और के माइनस पी, के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी के प्लस पी के माइनस पी के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने पीछे ही लिख रखा था कि जो हमारे पास के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर था ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर था। ठीक, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर निकालूंगा एक ही बार, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या बनेगा, ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर और ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर। बाहर निकाल दे रहा हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो आई टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर अपान टू पी अंडर ब्रैकेट ई टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी माइनस ई टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी। ठीक, ये हमारे पास फंक्शन बचा। अब फिर से देखिए, इस फंक्शन को लेकर के हमको क्या बनाना है, आई टी वर्सेस टी ग्राफ। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं इसी इक्वेशन को लिख करके, और वहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, आई टी वर्सेस टी ग्राफ। ठीक, अगले पेज पे इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ ताकि इस पेज पे, या फिर मैं इसी पेज को शिफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए एक मिनट। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए अगेन क्या होगा हमारे पास, अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो आई टी की वैल्यू आ जाएगी वो क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर अपान टू पी ई टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी आ जाएगा, माइनस करके आ जाएगा क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर अपान
2p e टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी, ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगेन हमारे पास दो फंक्शंस का सम है, तो मैं इसको मान लेता हूँ डिफरेंस है, सॉरी सब नहीं, डिफरेंस की बात I1 और इसको मान लेता हूँ मैं I2। ठीक, अब I1 और I2 मिल गया हमको। अब पहले I1 का ग्राफ बनाएंगे, फिर I2 ग्राफ बनाएंगे और फिर दोनों के डिफरेंस का। ठीक, तो देखिए फिर से वही काम मैं करने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है मुझे। ये दोनों इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं। इधर मैं टाइम टी ले लिया। ठीक, इधर मैं क्या ले रहा हूँ अब आई टी, पीछे वाले में क्या लिया था क्यू टी। अब देखिए ये फंक्शन फर्स्ट जो I1 वाला है हमारा फिर से पॉजिटिव है, यानी ऊपर से स्टार्ट होगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। अगेन फिर वही बात होगी, माइनस के प्लस पी है, तो ये इसका रेट ऑफ डिक्रीजमेंट क्या होगा, इसके कंपैरिजन में कम होगा। ठीक, इसका रेट ऑफ डिक्रीमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट वैल्यू वो क्या मिलेगी, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर अपान 2p। ठीक, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, यहाँ पे मिलेगी माइनस ऑफ क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर अपान 2p। ठीक, दो वैल्यूज मिल गई हमको। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो I1 के लिए ग्राफ बनाएंगे, तो फिर से वही एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा हमारे पास। ठीक, और दूसरे के लिए जब बनाएंगे तो इसके लिए भी हमको क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा, बट रेट ऑफ डिक्रीमेंट इसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक, अब देखिए ये आपको स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनाया हूँ मैं एग्जैक्टली। ठीक, अब एक चीज़ और फिर यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि एट t बराबर 0 हमारे I t की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक, तो देखिए जैसे ही t बराबर 0 करेंगे तो हमारा जो ये फंक्शन होगा ये 1 हो जाएगा, फिर से ये फंक्शन 1 हो जाएगा, दोनों फंक्शन 1 हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2p, यहाँ बचेगा माइनस में बचेगा, दोनों कट जाएंगे, हो जाएगा 0। यानी कि एट t इक्वल्स टू 0 आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यानी कि हमारा जो इन दोनों का डिफरेंस का ग्राफ होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो इजीक्टली ये ग्राफ किसका मैंने बनाया हुआ है, ये I1 का हो गया। ये ग्राफ किसका बना दिया मैंने, ये I2 फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक, आप लोग चाहें तो ये पूरा फंक्शन भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेके चलूँगा मैं, तो पहले तो हमारा पहला पॉइंट 0 मिल रहा है। इसके बाद क्या होगा, टाइम बढ़ने के साथ देखिए जब आप लोग इसका टाइम बढ़ाएंगे तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा पहले। ठीक, पहले इंक्रीज क्यों करता है, तो इसमें जो टाइम है यहाँ पे ये वाला डोमिनेटिंग होगा, ठीक, ये वाला लेस डोमिनेटिंग होगा, तो इसके अकॉर्डिंग पहले फंक्शन इंक्रीज करेगा। उसके बाद कुछ देर बाद ये फंक्शन डोमिनेट कर जाएगा और उसके बाद वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमारा जो ग्राफ का नेचर आता है वो कुछ इस टाइप का आता है। मैं वाइट से इसको बना देता हूँ, पहले इंक्रीजिंग आएगा और फिर यहाँ से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी फिर इसके बाद ये डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, अब एक ये पॉइंट है टाइम का, जिसको मैं टी डैश मान लेता हूँ, जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हुआ है, मैक्सिमम हुआ है, यानी कि हमारी ट्रांजिएंट करंट मैक्सिमम हुई है। अब यहीं से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी ट्रांजिएंट करंट किस टाइम पर मैक्सिमम होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, फाइंड द टाइम एट विच ट्रांजिएंट करंट विल बी मैक्सिमम। ठीक, अब ट्रांजिएंट करंट मैक्सिमम किस टाइम पे होगी, उसको निकालने के लिए हमको इस फंक्शन का क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमा। ठीक, अब इसका मैक्सिमम मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ये फंक्शन लिया हुआ है मैंने, इसी फंक्शन को लेकर मैं चल लेता हूँ। ये इक्वेशन जो हमारे पास है, कोई एक इक्वेशन मान लीजिए इसको, 1 नंबर या 2 नंबर जो भी है, यहाँ से मैं चलता हूँ आगे। अब इसका रेट ऑफ चेंज हम देखेंगे और इसका मैक्सिमम निकालेंगे। तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा हमारे पास, अब मैं निकालने जा रहा हूँ इसमें, यही साइड में कर रहा हूँ, dt/dt। अब dt/dt कितना आएगा, ये है। और रेट ऑफ चेंज को मैक्सिमम दिखाने के लिए, मैक्सिमम टाइम फाइंड आउट करने के लिए dt/dt किसके बराबर कर देंगे, सिंपली 0 के बराबर। ठीक, तो मैं डायरेक्टली यहीं से लेकर चल रहा हूँ, यहाँ के अब dt/dt निकालता हूँ, उसको 0 के बराबर कर रहा हूँ एक ही बार। तो ये कितना आएगा देखिएगा, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2p ब्रैकेट में। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप लोग तो माइनस के प्लस पी सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ माइनस के माइनस पी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा, माइनस के
प्लस पी, यहाँ मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा फोकस करके देखना पड़े, या पाज कर लीजिएगा वीडियो लिखने के बाद। के प्लस पी इंटू ई टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी, ठीक। और माइनस करेंगे, माइनस के माइनस पी आएगा, माइनस के माइनस पी ई टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी, और ये होल टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक। मैं यहाँ तक लेके चला आया, डी आई टी बाई डी टी को एक ही बार क्या कर रहा हूँ, 0। जैसे ही 0 करेंगे तो ये फंक्शन पूरा हमारा 0 में चला जाएगा, ठीक। तो बचेगा ये वाला पूरा पार्ट। अब इस पार्ट को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जो ये पार्ट बचा हुआ है हमारे पास, इसको लेकर मैं चलूँगा, तो मैं यहीं से मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को आसान हो जाएगा, लिखते जाइएगा आप लोग 1 बाय 1, जब नोट करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी लाइन में जब इस पार्ट को मैं 0 करूँगा तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, सॉरी, ये मैंने मिटा दिया, ठीक। अब बचा ये पार्ट हमारे पास, ये 0 के बराबर होगा। अब ये 0 के बराबर है तो मैं यहाँ से 0 हटा करके यहाँ पे इक्वल टू लगा सकता हूँ, ठीक। तो ये मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ से मैंने 0 हटाया और इसको इक्वल टू कर दिया, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास आएगा क्या, मैं इस फंक्शन को नीचे लेके जा रहा हूँ, इस फंक्शन को इधर लेके आ रहा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी अपान ई टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी इज इक्वल टू माइनस के माइनस पी अपान माइनस के प्लस पी, ठीक। अब ये माइनस माइनस है, ऊपर जाएगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए, माइनस के इंटू टी यहाँ भी है, माइनस के इंटू टी यहाँ भी है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस के इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो सिंपली ये क्या आ जाएगा, ऊपर के टी वाला फंक्शन कट जाएगा, ये माइनस है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस पी टी है, ये भी प्लस पी टी है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास आएगा क्या रिजल्टेंट, ई टू द पावर 2pt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ और नीचे से भी माइनस निकाल देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, के प्लस पी अपान के माइनस पी, ठीक। अब इसमें मैं दोनों तरफ इसका लाग लेने जा रहा हूँ। अब लाग ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा सा और बोर्ड को शिफ्ट कर ही लूँ, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है मुझे, स्पेस कम हो जा रहा है। आप लोग 1 बाय 1 चीज़ें नोट करते जाइएगा, अगर नोट नहीं करेंगे तो छूट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे नोट करते जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, क्या कर रहा हूँ मैं। इसके आगे फिर से मैं बढ़ रहा हूँ, तो दोनों तरफ लॉग लेने जा रहा हूँ, log e टू द पावर 2pt इज इक्वल टू log e के प्लस पी अपान के माइनस पी, ठीक। अब देखिए पावर आगे चले जाएगी, सामने चला जाता है, और log e बेस e कितना होता है 1, तो आ जाएगा 2pt log e बेस e इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा, log e के प्लस पी अपान के माइनस पी, ये क्वांटिटी हमारी 1 हो जाएगी, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ 1, तो हमारा बचेगा क्या 2pt के बराबर। यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो t क्या आ जाएगा 1 अपान 2p log के प्लस पी अपान के माइनस पी, ठीक। अब यहाँ पे एक सिद्धांत दीजिएगा कि ये जो log लिया है मैंने वो एक्सपोनेंशियल लॉग हुआ है, नेचुरल लॉग हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या है, जब इस एक्सपोनेंशियल लॉग को हम लोग बेस 10 लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, t को यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ अब, t इज इक्वल टू 2.303 अपान 2p log बेस 10 हो जाएगा अब की बार, ठीक। ई को मैं किस में चेंज कर दिया 10 में, के प्लस पी अपान के माइनस पी, एक में भी ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ये है। तो ये हमारी टाइम है, इस टाइम पर क्या होगा, जो हमारा करंट होगा ट्रांजिएंट करंट IT वो मैक्सिमम होगा, यानी ये जो मैंने टी डैश लिखा हुआ था, ये टाइम टी डैश किसके बराबर है, इसी टी के बराबर है। इसी टाइम इंटरवल पे या इसी टाइम पे हमारा क्या होगा, टाइम इंस्टेंट ले लेंगे अगर ये वाला, तो इस पर हमारा IT की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी ट्रांजिएंट करंट मैक्सिमम होगी, ठीक। यहाँ तक इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है BSc के सिलेबस में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जनरली, ठीक। अब देखिए इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, क्या क्या किया हुआ है, आप लोगों को लेके चलता हूँ पहले पेज पे। यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग, ठीक। 2 इक्वेशंस हमारे पास थे, दोनों को लेकर के हम लोगों ने क्या किया, इनिशियल कंडीशन लिखा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन पहले वीडियो में भी लिख रखा है,
दोनों यूनिवर्सल कंडीशन को अप्लाई किया, दोनों में अप्लाई करके A1 A2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। जो हमारे पास आ गया A1 की वैल्यू ये आई हुई है और A2 की वैल्यू ये आई हुई है। इसके अगले पेज पर हम लोग चले, QT लिखा हमने, QT वर्सेस T ग्राफ बनाया। और QT वर्सेस T ग्राफ बनाने के लिए मैंने जो केस लिया हुआ था हाईली डैम्प्ड केस, वो क्या एजम्पशन था और क्या क्या वैल्यूज थी वो सब मैंने यहाँ लिख रखा है, बगल में लिस्ट कर दिया मैंने। एक्चुअल में आप लोग चाहें तो जब स्टार्ट किया था मैंने उससे पहले भी इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वीडियो आप लोग रोक करके इसको सबसे पहले लिख लीजिए और वहाँ से स्टार्ट कीजिए तो आप लोगों को ज़्यादा आसान होगा चीज़ें। इसके आगे चलेंगे हम लोग उसी फंक्शन से QT वर्सेस T ग्राफ के बाद यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला है, IT ये है, ठीक। बहुत ज़्यादा मैंने पे शिफ्ट कर दिया है। QT क्या है, QT का ग्राफ था, सॉरी QT का क्वेश्चन था हमारे पास, उससे मैंने निकाला IT माइनस dQT/dt करके। माइनस dQT/dt क्यों कर रहे हैं, हम लोग डिस्चार्जिंग ले रहे हैं, तो डिस्चार्जिंग केस में रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज ही होगा जो करंट के बराबर होगा। इसको लेकर चले हम लोग आगे बढ़े। ये पूरा सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद IT की फाइनल वैल्यू ये मिल गई मुझे, ठीक। इस IT की वैल्यू से हमने बनाया IT वर्सेस T ग्राफ, ठीक। तो IT वर्सेस T ग्राफ का नेचर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे I1 फंक्शन ग्राफ बनाया मैंने, I2 फंक्शन ग्राफ बनाया, दोनों का डिफरेंस यहाँ बना दिया हुआ है, ठीक। डिफरेंस बोलिए या सम भी बोल सकते हैं, माइनस प्लस कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ है। तो इन दोनों ग्राफ का रिजल्टेंट ग्राफ क्या आ गया, जो व्हाइट लाइन से मैंने बनाया हुआ है, ठीक। इसके बाद क्या है, मैंने एक चीज़ और फाइंड कर दी इसमें कि किस टाइम इंटरवल पे ये ट्रांजिएंट करंट मैक्सिमम होगी। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, dIT/dt को 0 के बराबर कर दिया, यहाँ से मैक्सिमम निकाल लिया इसका। तो 0 के बराबर सॉल्व करने के बाद इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आप लोगों के सामने है, पूरा सॉल्यूशन ये है। इसके बाद फाइनल वैल्यू ये आ गई, ठीक। तो टाइम इंटरवल ये है जिस पे हमारा करंट का मैक्सिमम करंट होगी या ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये हमारा लास्ट डिस्क्रिप्शन रहा। देखिए एक वीडियो मेरा लगभग 40 मिनट के करीब गया है। तो 40 मिनट होने का मतलब मैं अभी हाईली डैम्प्ड केस डिस्कस कर रहा था तब ये गया है। अगर आप लोग क्रिटिकली डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड का भी वीडियो देखेंगे तो लगभग 30 से 35 मिनट की वीडियो ये भी बनेगी, क्योंकि उसमें भी कैलकुलेशन कुछ इतना ही करना है, ठीक। तो अगले वीडियो लेक्चर में अगला केस हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड केस, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।